हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है कि जो पेरिस था, जो सिटी ऑफ पेरिस थी, जो पेरिस की एक सिटी थी, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेट में थी। मतलब बहुत ज़्यादा हलचल थी उस स्टेट में। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो वहाँ का राजा था उसने अपनी सेना से कह दिया था कि आप सिटी में जाएं। रूमर्स स्प्रेड दैट ही विल सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और ऐसी रूमर्स मतलब अफवाह, तो ऐसी अफवाह फैल गई थी पूरी सिटी में कि जो राजा है उसने ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को कि वो लोगों के ऊपर, वहाँ की जो प्रजा है उसके ऊपर ओपन फायर कर सकते हैं, यानी कि खुले में गोलीबारी कर सकते हैं। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia. तो 7,000 मैन एंड वुमेन एक जगह पे इकट्ठा हुए। कौन सी जगह पे इकट्ठा हुए? टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। और उन लोगों ने वहाँ डिसाइड किया कि हम अपनी प्यूपल्स की मिलिशिया बनाएंगे, मतलब अपने लोगों की सेना बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। फिर उन्होंने, जब उनकी अपनी सेना बन गई, तो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू किया। क्यों अटैक करना शुरू किया? क्योंकि वो किस चीज़ की तलाश में थे? कुछ आर्म्स की तलाश में, मतलब कुछ हथियारों की, वेपन्स की तलाश में थे, जिससे वो अपनी फाइट आगे कर सके। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. और जैसे जब उनको वो मिल गए हथियार उनके, तो उसके बाद उन्होंने ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड, मतलब कुछ ग्रुप्स बने, हंड्रेड हंड्रेड में उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया था। और उन्होंने अपने फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाना शुरू किया एंड स्टॉर्म द फोर्टेस प्रिजन। और वहाँ का जो सबसे मेन जेल थी, फोर्टेस प्रिजन थी, प्रिजन मतलब जेल थी, वहाँ पे जो जिसका नाम था बेस्टाइल, वहाँ पे अटैक किया, हमला कर दिया। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूशन, जहाँ जहाँ पे उन्होंने लगा था कि यहाँ पे हमें अपनी बंदूकों के लिए, अपने वेपन्स के लिए उनकी गोली बारूद भी मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। अब जब उनकी लड़ाई चल रही थी, उसमें जो बेस्टाइल जो जेल थी, वहाँ का जो कमांडर था वो मारा जा चुका था। एंड द प्रिजनर रिलीज, और वहाँ के जितने भी कैदी थे उनको रिलीज कर दिया गया। थ्रू दे वर ओनली 7 ऑफ देम, जबकि वहाँ पे सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे, यानी कैदी थे। येट द बेस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, इसके बावजूद भी जो वहाँ की जेल थी वो सबको बहुत बुरी लगती थी। बिकॉज इट स्टूड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जो जेल थी वो वहाँ के राजा की पावर को दर्शाता था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. और जो वहाँ की जो जिस बेस्टाइल पे उन्होंने अटैक किया था, वहाँ की जो बिल्डिंग थी, उन लोग वहाँ के लोगों ने उसको डिमोलिश कर दिया था, गिरा दिया था। और उस बिल्डिंग के जो टूटे हुए पत्थर थे वो मार्केट में बेचे गए। क्यों? एज अ मेमोरी, कि भाई यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी थी। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. आगे के दिनों में, कुछ दिनों बाद और आगे के दिनों में ये चीज़ भी देखी गई कि वहाँ के जो पेरिस जो सिटी थी और उसके जो कंट्री साइड के एरिया थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग किस बात के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे? वहाँ की जो ब्रेड थी उसके प्राइस बहुत हाई हो गए थे। मच लेटर, उसके बहुत बाद में, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. अब जब आज के टाइम में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उस टाइम को वापस देखते हैं, तो वो कहते हैं ये जस्ट एक स्टार्टिंग थी वहाँ के राजा को हटाने की। थ्रू मोस्ट पीपल ऑफ एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, जबकि वहाँ उस टाइम पर लोगों ने नहीं सोचा था कि इसका आउटकम कुछ ऐसा होगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अब हम पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 की बात है। लुई 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसको राजा बना दिया गया। क्योंकि उस टाइम पे ये चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो उस टाइम पे 1774 में लुई 16 को वहाँ का फ्रांस का राजा बना दिया गया। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marion Antoinette. वो सिर्फ 20 साल का था जब उसकी शादी भी करवा दी गई ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से, जिसका नाम था मैरी एंटोनियट। अपॉन हिज accession, the
न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जब वो राजा बन गया, जब वो सिंहासन पर बैठ गया, तो उसने देखा कि उसकी जो तिजोरी है, जो उसका खजाना है, वो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे वार चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से वहाँ का जो रिसोर्सेज थी वो ख़त्म होती जा रही थी। एडेड टू दिस वार द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट एन इमंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। और इसके साथ साथ इसकी और क्या खर्चा था उनके पास, इसके साथ साथ खर्चा था कि वहाँ पे एक पैलेस था, एक महल था जिसका नाम था वर्सलीज। उसको मेंटेनिंग के लिए, उसकी मेंटेनिंग के लिए भी पैसे खर्च हो रहे थे। अंडर लुई 16 France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। और उसी के साथ साथ लुई 16 के राज्य में लुई 16 ने हेल्प करनी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, उन इंडिपेंडेंस दिलाई थी, किससे, उनके एक कॉमन एनिमी जो कि था ब्रिटेन। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। और इस लड़ाई के चलते एक मोर देन अ बिलियन, 1 बिलियन लिव जो थी वो वहाँ की करेंसी थी। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, वहाँ की करेंसी थी लिव। तो इस वॉर के चलते 1 बिलियन से ज़्यादा का लिव का डेप्ट हो गया, डेप्ट मतलब कर्जा हो गया था वहाँ पे। और उसके साथ साथ पहले जो वॉर चल रही थी उसकी वजह से भी 2 बिलियन लिव से ज़्यादा का कर्जा पहले से था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और वहाँ के जो लेनदार थे जिन्होंने क्रेडिट दिया था स्टेट को, उन्होंने भी अब देखते हुए तो 10% का इंटरेस्ट रेट और लगाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, जो इंसान डूब रहा होता है उसे फिर सब डुबाते हैं, वही वाला सीन है कि जब लैंडर्स ने देखा कि भाई सिटी पैसे हमारे नहीं दे पाएगी और अब अभी हम अपना कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसी वजह से जब फ्रेंच की गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था, तो उन्हें बाकी चीज़ों पे जो डेली बजट्स होते थे और इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लगाना पड़ गया वहाँ के, जिससे वो अपने टैक्स, एक तरीके से टैक्स निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Obviously, अब अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्हें पैसे तो कहीं ना कहीं से चाहिए थे। जैसे कि उनको आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उन सबको मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने फिर टैक्स लगाना का सोचा और बढ़ाने का सोचा। Yet even this measure could not have sufficient। अब इतना कम नहीं था। French society in the 18th century was divided into 3 estates and only the members of the third estate paid taxes। अब उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी हमारी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो ही पे टैक्सेस पेड करते थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पेड नहीं करते थे टैक्सेस। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। और जो वहाँ की सोसाइटी थी वो एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करती थी। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। और यहाँ पे जो वर्ड है ओल्ड regime, ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये वर्ड ओल्ड regime फ्रेंच सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 1789 से पहले थी। Figure 2 shows how the system of estates in French society was organized। Peasants made up about 90% of the population। अब जो फिगर 2 है, जो हमारी ऊपर जो फिगर है, ये बताती है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी फ्रेंच की, वो कैसे डिवाइडेड थी। वहाँ की जो 90% था वो पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट्स थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन अ लैंड दे कल्टिवेटेड। जिनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे पीजेंट्स थे जो उस लैंड पे खेती करते थे जो उनकी खुद की थी, बाकी दूसरों की लैंड पे खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। अबाउट लगभग वहाँ पे जो टोटल जो लैंड थी उसमें से 60% लैंड नोबल्स की थी एंड द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। 60% कौन था जिसकी लैंड थी, इसमें नोबल्स थे और चर्च की थी 60% लैंड। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज द क्लर्जी, जो फर्स्ट एस्टेट थी वो क्लर्जी थी एंड द सेकेंड थी वो नोबिलिटी थी, एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। उनको बर्थ से मतलब जब से वो पैदा हुए थे तब से कुछ प्रिविलेज मिलते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका एक प्रिविलेज था वो ये था कि उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था।
द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडरल प्रिविलेज, और भी कुछ बहुत सारे उनके फायदे थे जो वो एंजॉय करते थे. दीज इंक्लूड फ्यूडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. मतलब सबसे पहला फ़ायदा क्या था कि वो पीजेंट्स से वसूली करते थे. पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और जो पीजेंट्स थे वो ऑब्लिक थे, मतलब उनको करना ही पड़ता था. क्या करना पड़ता था? अपने राजा की सेवा करनी पड़ती थी, उनके घर में काम करना पड़ता था, उनके फील्ड में काम करना पड़ता था. टू सर्व इन द आर्मी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी में भी करना पड़ता था. और पार्टिसिपेटिंग इन बिल्डिंग रोड्स, और अगर सड़क खराब है तो सड़क बनाने में भी वही थे जो जो बनाते थे. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिट्स फ्रॉम द पीजेंट. अब जो चर्च थे, जो चर्च वहाँ के जो फ्रेंच सोसाइटी में जो चर्च थे वो भी पीजेंट से एक अपना टैक्स वसूलते थे जिसका नाम होता है तिथ. एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और थर्ड एस्टेट में जितने भी लोग आते थे उन सबको स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था अलग से. दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि था टेल, जिसको हम कहते हैं टेल. And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salt और तम्बाकू. ये तो डायरेक्ट टैक्स जो पे करना पड़ता था सोसाइटी को वो तो था ही, जिसको हम टेल कहते हैं. उसके अलावा भी बहुत तरह के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनको पे करने पड़ते थे. जैसे कि जब हम कोई सामान लेके आते थे या फिर वो कोई सामान खरीदते तो उस सामान पे भी टैक्स लगता था. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो इसलिए जो पूरा बर्डन था टैक्स पे करने का फाइनेंशियली वो सिर्फ थर्ड एस्टेट पे था. सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट नहीं, फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट पे नहीं था. The population of France rose for about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन बढ़ गई थी 1715 से लेके 1789 तक. मतलब 5 मिलियन बढ़ गई थी वो सिर्फ इन कुछ सालों में. दिस led to a rapid increase in the demand for food grains. Obviously पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी. तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स को नॉट कीप पेस विद द डिमांड. अब जितना प्रोडक्शन होता था अनाज का वो जितनी पॉपुलेशन थी उसके साथ वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था. प्रोडक्शन कम था ग्रेन्स का, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. तो इसीलिए सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. जो वहाँ की ब्रेड के प्राइस थे, जैसे यहाँ पे हम रोटी खाते हैं ऐसे ही वहाँ की जो स्टेपल जो मेन जो एक कॉमन चीज़ होती है खाने की, उस वो ब्रेड थी. उसके भी जो वेजेस थे, जो उसके भी प्राइस थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in the prices. बहुत सारे लोग थे जो लेबरर की तरह वर्कशॉप में काम करते थे जिनकी पगार फिक्स थी, जिनकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन के साथ साथ चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे थे उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन. इसीलिए जो पुअर और गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था. थिंग्स बिकेम वर्सन वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा ख़राब तब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाता था या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी जो फसल ख़राब कर देती थी. दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑफर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड टाइम. और इन सब की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जीने के मतलब लाइक तुम जीने के भी बहुत मुश्किल हो रहा था उन लोगों का सम. और वहाँ के इस चीज़ को, और ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी ये फ्रेंच के ओल्ड टाइम में मतलब 1789 से पहले बहुत बार होती थी. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. और इसीलिए पास्ट में पहले के टाइम पे जो वहाँ के peasants थे और workers थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, रिवॉल्ट्स में, लड़ाइयाँ की थी. जिससे क्योंकि वहाँ के टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, खाने की कमी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने फिर इस बात पे रिवॉल्ट्स करने शुरू करे. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that will bring about a change in the social and economic order. But उन्होंने लड़ाइयाँ तो शुरू करी बट उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, कोई एक मेजर नहीं था कि हमें इस तरीके से, कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम उस चीज़ को आउटकम दें कैसे, करें कैसे. इसीलिए वो इस चीज़ में थोड़ा कहीं पीछे हटते चले गए. दिस वॉज लेफ्ट
to those group within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. फिर ये चीज़ किसके पास आ गई कि वहाँ थर्ड स्टेट में जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, थोड़े अमीर लोग, प्रॉस्परस लोग होते थे, और जिनके पास एजुकेशन थी, जो एजुकेशन ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग और जिनके पास न्यू आइडियाज, उन्होंने इस चीज़ का करा कि हम इस चीज़ पे हम बताते हैं कैसे करना है. द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स. जो वहाँ की जब 18th सेंचुरी थी उस टाइम पे क्या होता, सोशल ग्रुप्स बनने शुरू हुए, टर्म्ड एज द मिडिल क्लास. एक नया क्लास निकली जिसका नाम रखा गया मिडिल क्लास. अभी तक हमारे पास 3 एस्टेट थी, अब एक नई क्लास निकल के आई मिडिल क्लास, जिसमें थर्ड एस्टेट के लोग थे बट वो थोड़े वेल्दी थे और थोड़े एजुकेटेड थे, who earned their wealth through an expanding overseas trade. जो कि पैसे कैसे कमाते थे, overseas trade करके, and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society. और कैसे पैसे कमाते थे, एक ऐसा सामान वूलन का या सिल्क टेक्सटाइल बनाते थे जो कि बाहर एक्सपोर्ट होते थे या फिर वहीं के रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी खरीद लेते थे. इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड एस्टेट included professions such as lawyers, administrative officials. इनके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स तो थे ही थर्ड एस्टेट में, उसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जैसे कि लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एजुकेटेड लोग भी थे. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. और इन सबका मानना यह था कि इस एक सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाए, सब इक्वल होने चाहिए. Rather, a person's social position must depend on the merit. उनका मानना ये था कि एक पर्सन की सोशल पोजीशन की वो सोसाइटी में कहाँ लाई करता है, ये उसकी खुद की काबिलियत पे होनी चाहिए, ना कि वो कहाँ बर्थ ले रहा है, कौन सी स्टेट में बर्थ ले रहा है वो. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. और इन्हीं आइडियाज़ की वजह से आगे चल के ये हुआ कि भाई फ्रीडम और इक्वल लॉज होनी चाहिए सबके लिए और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होनी चाहिए, यानी कुछ लोगों पे ही अपॉर्चुनिटीज हैं. वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रॉस्यू. ऐसे कुछ चीज़ें जो फ्रीडम के ऊपर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, ये कुछ फिलोसोफर्स ने इन चीज़ों के बारे में बात करी. कौन थे वो फिलोसोफर्स? ये फिलोसोफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, John Locke and Jean Jacques Rousseau. In his two theories of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. अब ये जो जॉन लॉक था, इसने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. इसमें उसने किस चीज़ के बारे में बताया था कि वहाँ के किस तरीके से राइट्स होने चाहिए मोनार्की के पास और किस तरीके से नहीं होनी चाहिए. रॉस्यू कैरीड द उसके बाद एक नेक्स्ट फिलोसोफर था रॉस्यू, कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. रॉस्यू ने जॉन लॉक का आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें जो पीपल्स हों और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मतलब जो हायर ऑफिशियल्स हों, उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उनके बीच में बात होनी चाहिए, जिससे जो सॉल्यूशन है वो ईजिली निकल के आ सके और सबके हित में हो. इन द split of the laws, Montesquieu proposed a divide of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. एक और फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, जिनकी एक बुक थी द स्प्लिट ऑफ द लॉज. उसमें उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए. और ये इस टाइप का जो मॉडल था ये यूएसए में लाया गया. आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. कब लाया गया? जब वो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो 13 कॉलोनीज को लुई 16 ने आज़ाद कराया था, उसके बाद ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला वो उन 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज में रूल लगाया गया. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. और जो वहाँ के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और उनकी जो गारंटी दे रखी थी उन्होंने कि इंडिविजुअल राइट्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल था फ्रांस के लोगों के पास. The ideas of these philosophers was discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among pupils through books and newspaper. और ये जो आइडिया था फिलोसोफर्स के, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गया वहाँ फ्रांस में, लाइक सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में और लोगों में बहुत बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. और ये चीज़ें जो न्यूज़पेपर थे वो ग्रुप्स में ज़ोर से पढ़े जाते थे, जैसे जो लोग पढ़ नहीं सकते
जो लिख नहीं सकते वो समझ सकते हैं, सुन तो सकते हैं। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेट एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ लिंचिंग। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ न्यूज़ पता चली लोगों को, ये खबर पता चली कि जो लुई 16 है वो जो टैक्सेस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है, तो इस वजह से वो लोगों में गुस्सा आना और ज़्यादा शुरू हो गया। थैंक यू।